हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी जो आपकी पढ़ाई है, आपकी जो तैयारी है, उसे आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और ये जो समय है आपके पास बहुत कम है, तो अब आपको अपने आप को समय बहुत देना है। यानी समय की कदर करनी है आपको, अपने आप को बहुत ज़्यादा समय देना है। आपको कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई तो अवश्य ही करनी है। इससे ज़्यादा आप कर सकते हो तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी है। तो इस लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है, यानी आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हो। तो आपको सभी सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, देखने हैं। और जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है उस पर अपना फोकस कीजिएगा। और साथ ही साथ पेपर 2 के लिए, ठीक है, पेपर 2 के लिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है, क्योंकि आपके जो 60 नंबर हैं, ठीक है, वो सीधे-सीधे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, चाहे आपकी एसएसटी हो और या फिर आपका साइंस मैथ हो। तो इन दोनों टॉपिकों से आपके 60-60 नंबर बनते हैं, यानी जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, उनके मैथ और साइंस में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं, उनके भी आपके 60 नंबर इससे पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। और इस पर एनसीईआरटी पर आपको डेली क्लासें इसीलिए मिल रही हैं क्योंकि आपके ये जो 60 नंबर हैं, ये आपके पूरे पक्के हों। तो ये हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक थी और ये हमारी अब कंप्लीट होने वाली है, मात्र एक चैप्टर बचा है, वो भी आपको कल मिल जाएगा। और इसके बाद आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके 6-8 से, उन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो आपको दे दूंगी। तो एनसीईआरटी अवश्य पढ़ते हैं। ज्योग्राफी की क्लासें आपकी सारी कंप्लीट हो गई हैं और साथ ही साथ पॉलिटी की भी क्लासें आपको मिल रही हैं। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चैनल पर बने रहें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं अपनी डेली वीडियो शाम को 6 से 8 के बीच में अपलोड करती हूँ, तो इस टाइम आप मेरी वीडियो अवश्य देखा करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। अरविंद राजा बना, और इस चैप्टर का हमारा नाम है नए साम्राज्य और राज्य, ठीक है। और ये आपका चैप्टर 10 है। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूपले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। यानी ये अरविंद है और उसे स्कूल में एक नाटक का प्ले करने के लिए दिया गया। तो ये मतलब सोच रहा था कि वो सिर्फ राजा का ही रोल करेगा, लेकिन उसको जो रोल दिया गया था वो रोल था कि उसे बैठकर बीड़ा बजानी है। तो अब ये सोचने लगा कि क्या राजा भी संगीतज्ञ होते थे, और इस तरीके से उसने सोचा है। तो ये जो हमारी प्रशस्तियाँ हैं, ठीक है, और ये प्रशस्तियाँ हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं कि जो पिछले जो राजा थे तो वो कैसा जीवन जीते थे, उन्हें क्या क्या पसंद था। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। अब देखो, प्रश्न आपका प्रत्येक लाइन से बनता है, इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह देती हूँ कि ये गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा कौन है। ये आपका समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। यानी इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो अशोक स्तंभ से पता चलता है। और ये कहाँ है, ये हमारा इलाहाबाद में है। और इस पर एक अभिलेख, ठीक है। और इस अभिलेख से ही हमें पता चलता है अभिलेख क्या होते हैं और ये स्तंभ क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम पिछले पाठों में चर्चा कर चुके हैं। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हर्षेड द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी, ठीक है। और ये भी देखो, यानी समुद्रगुप्त के जो कवि थे तो उनका क्या नाम था, हर्षेड था, ठीक है। और ये दरबारी कवि थे। ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। और ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। यानी राजाओं की प्रशंसा में जो अभिलेख लगाए जाते थे उनको प्रशस्ति कहा जाता था। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री शाकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। एनसीईआरटी पढ़ने से जो चीजें हमारे दिमाग में अंकित होती हैं वो कहीं अन्य यंत्र से नहीं होती हैं। चाहे आप मैराथन देख लीजिएगा, चाहे आप वन लाइनर पढ़ लीजिएगा। वन लाइनर पढ़ने से क्या होता है कि जो चीज़ें हमने पहले पढ़ चुकी हैं, यानी जो किताबों से हमारे दिमाग में जो अंकित हो चुकी हैं, सिर्फ उनका एक रिवीजन हो जाता है जल्द से, सिर्फ इतना होता है। लेकिन सिर्फ
वन लाइनर पढ़ने से चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए मैं आपको सीधा सीधा चैप्टर पढ़ाती हूँ पूरा। और किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं ये आप खुद बना सकते हो। आप वैसे तो एनसीईआरटी आपको 1 या 2 बार अवश्य पढ़नी चाहिए, लेकिन अब समय आपके पास कम है तो इसे आप एक बार ही पढ़ें। वन लाइनर की क्लास मिलेगी तो उसको आप दोबारा से अवश्य देखें। साथ ही साथ एनसीईआरटी क्लासें आपको सारी मिलती रहेंगी, सीटेट के बाद भी आपको ये मिलती रहेंगी, क्योंकि ये आपका चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यानी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आपका, सभी में एनसीईआरटी पूछी जाती है। यूपीएससी पीसीएस सारे एग्जामों में आपकी एनसीईआरटी अवश्य पूछी जाती है, तो एनसीईआरटी क्लासें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ आपको सारी तैयारियां भी कराई जाएंगी। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। यानी ये जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, ठीक है, तो इसमें ये जो कवि थे, कवि कौन से हैं आपके, हर्षेण हैं, तो इन्होंने इनकी भरपूर प्रशंसा की है और उन्हें ईश्वर के बराबर दर्जा भी दे दिया गया है। और ये देखो उन्होंने लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुलाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यानी इतना कुछ होने के बाद भी वो, यानी इन सारी चीजों से जो हमें कुरूप बनाती हैं, लेकिन कवि ने क्या लिखा है कि वो अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। ये बीड़ा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ये आप देख सकते हो। ये 2 सिक्के हैं और इनमें इन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 पर गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यानी इन 4 रंगों से इसके बताया गया है। अब किस रंग का क्या प्रयोग है ये देखो, हम आगे पढ़ते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी ये जो 9 राज्य उसने अपने राज्य में मिला लिए थे, तो ये किस रंग से अपनाया दिखाए गए हैं, ये हरे रंग से है। अभी हम मैप को देखेंगे। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने फिर उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। यानी इन्होंने जिन शासकों ने समर्पण कर दिया था उन्हें किस रंग से दिखाया गया है, इन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कहीं गढ़, ठीक है, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाही इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। यानी जो श्रीलंका के शासक थे तो इन्होंने समुद्रगुप्त से अपनी पुत्रियों का विवाह किया था। ये आप देखो मैप देख सकते हो, ठीक है। और ये इसमें ये आपके 3 रंग दिखाए गए हैं, ठीक है। ये आपका पाटलिपुत्र है, नालंदा है, ठीक है, प्रयागराज है, कन्नौज है, और ये 9 राज्य थे। और इन 9 राज्यों में, ठीक है, तो ये क्या था कि उसने अपने साम्राज्य में इनको मिला लिया था। अब बात करते हैं विक्रम संवत की। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी विक्रमादित्य की उपाधि और ये इस संवत की स्थापना इन्होंने शकों को जीतने के यानी विजय के रूप में की थी। वंशावलियां अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यानी ये जो प्रशस्तियां हैं तो ये शासक अपने पूर्वजों के बारे में यानी उनकी प्रशंसा के बारे में ये बनवाते थे। प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह है, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मी गढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे
जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। आगे बढ़ते हैं हम। समुद्रगुप्त के बारे में हम उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। यानी हम अभी ये 10 पढ़ रहे हैं, अभी 11 पढ़ेंगे, ठीक है, 11, तो उसमें इनके बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। कालिदास और आर्यभट्ट, ठीक है, ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त के थे, ठीक है। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। यानी इनके हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था बाणभट्ट, और उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी जिसका नाम है हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है। यानी उन्होंने उस चीज का वर्णन किया है कि ये राजा महाराजा कैसे रहते थे। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है हमारी NCERT की क्लासों की, लेकिन आप धैर्य के साथ पूरी वीडियो देखा करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दिया करें आप। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। यानी अब हम इन सभी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कहीं मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। यानी एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, घेरते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध राज थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके राज दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। यानी पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि का क्या नाम है? ये आपका रविकीर्ति है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था। यानी इन्हें अपने पिताजी से नहीं, अपने चाचा से राज्य मिला था। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे, और ये हमारी बुक कक्षा 6 की है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? यानी अब राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। यानी ये भी भूमि पर कर लगाते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कहीं नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कहीं कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर जैसे
कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हर्षियड अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। यानी जैसे किसी एक को पहले महादंड नायक बना दिया गया, फिर उसका ही बेटा ये जो पद था वो पाता था। कभी कभी एक ही व्यक्ति कहीं पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हर्षियड महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों के भी मंत्री थे। यानी युद्ध और शांति के विषयों को क्या कहा जाता था? संधि विग्रह। और कुमारामात्य किसे कहा जाता है? एक महत्वपूर्ण मंत्री। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, नगर श्रेष्ठी किसे कहा जाता? मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। सार्तवाह यानी नगर व्यापारियों के काफिले का नेता। सार्तवाह किसे कहा जाता था? व्यापारियों के काफिले के नेता को। प्रथम कुलिक ये मुख्य शिल्पकार होता था तथा कायस्थों यानी लिपकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने प्रभावशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। यानी ये जो पद दिए जाते थे, तो इन पदों पर जो आसीन लोग होते थे तो वो क्या करते थे कि इतने प्रभावशाली हो जाते थे कि वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे राजा के विरुद्ध जाकर के। कुछ नए प्रकार की सेना, कुछ राजा अपनी अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। यानी ये जो सामंत का पद होता था, इन्हें बहुत सारी भूमि दी जाती थी और उन भूमि का मतलब इन्हीं को शासन दिया जाता था। और वहां जितने भी कृषक लोग होते थे, ये उनसे कर लेते थे और अपनी एक स्वतंत्र सेना बनाते थे। और जब भी शासक दुर्बल हो जाता था तो उसमें आक्रमण करके ये स्वतंत्र होकर के एक नया राज्य स्थापित करते थे। कभी कभी ये स्वयं राजा भी बन जाते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, पल्लवों के अभिलेख में कहीं स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। ये नगरम आप याद रख सकते हो। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग, अब आम लोग कैसे रहते थे? जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। यानी जो राजा लोग थे और जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत बोलते थे, लेकिन आम लोग थे और जो महिलाएं थी वो प्राकृत यानी जो आम बोलचाल की भाषा थी वो बोलती थी। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है और ये कहानी ज्यादातर सबने सुनी होगी। चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। यानी ये राजा अपने साथ बहुत सारी चीजें ले जाते थे, खाने पीने का सामान, बर्तन, हथियार, रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें, ठीक है। और ये बड़े बड़े ऊंटों पर, हाथियों जैसे सामान, जानवरों पर लाद कर ले जाए जाते थे। और इनके बहुत बड़े संगीत की चीजें भी मिलती थी, जैसे नगाड़े, बिगुल, तुरीये बजाते हुए पैदल चलते थे। और रास्ते में पड़ने वाले गांव में उनका सत्कार करना पड़ता था। यानी जो जिस गांव में भी ये राजा जाते थे तो उन गांव वालों को इनका
सत्कार करना पड़ता था। दही गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। ठीक है। ऊपर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों को झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल में भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। यानी ये इस तरीके से ये राजा जाते थे तो बहुत ज्यादा हानियां होती थी। अब बात करते हैं अन्य यंत्र की। अब बात अरब की करेंगे। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बहुत बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यह इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। ये कुरान का एक अंश है कि इसमें यानी भगवान के भक्त के लिए और उस सबके लिए काम करने वालों को इस तरीके से। और ये आपके उपयोगी शब्द हैं, इन्हें आप देख सकते हो और यहाँ से ही आपके प्रश्न बनते हैं। प्रशस्ति है आपका, आर्यावर्त है, दक्षिणावर्त है, वंशावली है, आनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, शवा, नगरम। जैसे सामंत किसे कहते थे यानी इनका कार्य क्या था, शवा किसे कहते हैं, नगरम और वंशावलियां इस तरीके से। और बात करते हैं प्रमुख तिथियों की हम, तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस पाठ से हैं आपकी। गुप्त वंश की शुरुआत और हर्षवर्धन का शासनकाल। गुप्त वंश की शुरुआत कितने वर्ष पहले हुई थी, तो ये 1700 साल पहले, और हर्षवर्धन का शासनकाल ये 1400 साल पहले। और ये देखो आपके अभ्यास प्रश्न है, इसी तरीके से आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जैसे दक्षिणापथ में 12 शासक थे, क्या ये सही है, बताइए। एहोल पल्लवों की राजधानी थी, बताइए। ये इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरीके से आप चर्चा कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी आपका क्लास 6 का लास्ट चैप्टर हम आपको कल मिल जाएगा, अगली वीडियो में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही हम क्लास 7 की हिस्ट्री शुरू करेंगे और आपको पॉलिटी की क्लासें भी दी जा रही हैं। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।